मेरा नाम अभय है। मैं बिहार के छोटे से गांव से हूं, जहां कहानियां हवा में तैरती हैं। ये कहानियां भूत, आत्मा और अजीबोगरीब घटनाओं से भरी होती हैं। हालांकि मैंने कभी इन पर भरोसा नहीं किया, पर मेरी जिंदगी में जो हुआ उसने मुझे सब कुछ मानने पर मजबूर कर दिया। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे हम भूल भुलैया कहते थे। लोग कहते थे कि उसमें जो गया वो कभी वापस नहीं आया। किसी ने भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके बारे में एक कहानी थी, एक बिहारी भूत की कहानी। बचपन से मैंने ये कहानी सुनी थी। लोग कहते थे कि वहां एक आदमी था जो कभी गांव का सबसे अमीर जमींदार हुआ करता था, लेकिन उसकी लालच और बुरे कर्मों के कारण गांव वालों ने उसे मार दिया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस जंगल में भटकने लगी। कहते हैं वो आत्मा इंसानों को बुलाती है, और जब कोई उसकी आवाज पर जाता है तो कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव में बहुत शांति थी। मेरे कुछ दोस्त और मैं चाय की दुकान पर बैठे थे। हम आपस में मजाक कर रहे थे जब बात उस जंगल की निकली। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। मेरे दोस्त राहुल ने मुझे चुनौती दी, अगर इतना ही भरोसा है तो एक बार जंगल में जाकर दिखा। मैंने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने तय किया कि मैं जंगल में जाऊंगा, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के करीब 11 बजे मैं अकेले जंगल की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरा घना था। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च और मेरी हिम्मत थी। जंगल में कदम रखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पेड़ों के पत्तों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जंगल के अंदर करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वो झोपड़ी काफी पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। उसके पास जाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार टॉर्च को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। उसी समय मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, पर उसमें एक डरावनी गूंज थी। अभय, मैंने अपने नाम की आवाज सुनी और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन में धंस रहे हों। किसी तरह मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और गांव पहुंच गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे वो आवाज सुनाई देती, अभय। पहले अनुभव के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। जैसे ही सुबह हुई, मैंने खुद से कहा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जंगल में जो भी हुआ वो मेरी कल्पना से परे था। सुबह मैं अपने दोस्तों से मिलने गया। चाय की उसी दुकान पर सब जमा थे। मैंने पूरी बात उन्हें बताई, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा, अभय, तूने ज्यादा भूत प्रेत वाली फिल्में देख ली हैं, कुछ नहीं हुआ होगा। डर के मारे तेरा दिमाग उल्टा पुल्टा सोचने लगा। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुम में से किसी को यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो, लेकिन मैं बता रहा हूं, वो जंगल सच में अलग है। वहां कुछ ना कुछ है। मेरा सबसे करीबी दोस्त अमन थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अभय, तुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने तेरा नाम पुकारा? और वो झोपड़ी कैसी थी? मैं खुद नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। लेकिन वो झोपड़ी, उसमें कुछ तो अजीब था। ऐसा लगा जैसे कोई वहां रहता है। हमारी बातचीत के दौरान गांव के एक बूढ़े व्यक्ति दादू ने हमारी बातें सुन ली। वो दुकान के पास ही बैठकर बीड़ी पी रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, तुम लोग उस जंगल के बारे में बात कर रहे हो? हम सब उनकी ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर डर और गंभीरता साफ झलक रही थी। मैंने कई बार उस जंगल के पास अजीब आवाजें सुनी हैं, दादू ने कहा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां मत जाना, वो जगह अभिशप्त है। जो वहां गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर पागल हो गया। दादू की बात सुनकर मेरे दोस्तों ने मुझे और परेशान करना शुरू कर दिया। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चल अभय, इस बार हम सब साथ चलते हैं। अगर भूत वूत कुछ नहीं हुआ तो तेरा डर खत्म हो जाएगा। अमन और 2 और दोस्तों
मनोज और विजय ने हिम्मत दिखाई। हमने तय किया कि आज रात हम सब जंगल में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे हम चारों लोग एक लालटेन और मोबाइल टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़े। मेरे अंदर डर था, लेकिन दोस्तों के साथ होने की वजह से मैं खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। जंगल में कदम रखते ही वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा एकदम सन्नाटे भरी थी और हमारे कदमों की आवाज जमीन पर सूखी पत्तियों के कारण गूंज रही थी। हमने झोपड़ी तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ता बेहद डरावना था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीब आधे घंटे बाद हम झोपड़ी के पास पहुंचे। लालटेन की रोशनी में वो झोपड़ी और भी डरावनी लग रही थी। विजय ने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। झोपड़ी के कोने में एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज पड़ी थी और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अमन ने कहा, यार ये जगह सच में अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई रहता था। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। हम सब ठहर गए। आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भारी कदमों से हमारी ओर आ रहा है। हमने झरोखे से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक झोपड़ी के अंदर का तापमान गिर गया। हमें अपनी सांसें तक सुनाई देने लगी। तभी लालटेन की रोशनी झपकने लगी। विजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन वो भी झपक झपक कर बंद हो गई। हम सब घबरा गए। तभी झोपड़ी के कोने से एक आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो? वो आवाज बूढ़े आदमी की थी, वही जो मैंने पहली बार सुनी थी। हम सब ने कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने डरते हुए कहा, यहां से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही हम बाहर भागने लगे, झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक परछाई हमारे सामने आई। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम सब ने मेरी नींद खराब की है, अब तुम सब मेरी जगह रहोगे। हमने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह दरवाजा खुला और हम जंगल की ओर भागे, लेकिन हमें महसूस हुआ कि वो परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही है। मैंने दौड़ते दौड़ते पलट कर देखा और वो परछाई हवा में तैर रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। किसी तरह हम गांव लौटे, लेकिन उसके बाद से चीजें सामान्य नहीं रहीं। विजय की तबीयत खराब रहने लगी। राहुल हर रात चीख कर उठता और अमन ने तो बात करना ही बंद कर दिया। मेरे लिए भी हालात खराब थे। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। पिछली रात के अनुभव ने मेरी और मेरे दोस्तों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। झोपड़ी में जो कुछ हुआ वो हमारी कल्पना से परे था। हम में से कोई भी इस बारे में किसी और से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन ये सब जल्द खत्म होने वाला नहीं था। विजय की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बुखार में तप रहा था और उसे अजीब अजीब से सपने आते थे। उसकी मां ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन विजय पर दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बार बार बड़बड़ाता, वो आ रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। राहुल, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने चाय की दुकान पर जाना बंद कर दिया और घर से बाहर निकलना लगभग छोड़ दिया था। अमन सबसे शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रहता। मेरे लिए हालात और भी खराब हो गए थे। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे कमरे में कोई और भी है। जब मैं सोने की कोशिश करता तो कानों में फुसफुसाने की आवाज आती, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक रात मैं गहरी नींद में था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। जब मैंने आंखें खोली तो वही परछाई मेरे सामने थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वो मेरे चेहरे के बेहद करीब था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक वो गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन मैंने दादू से मिलने का फैसला किया। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें गांव के इतिहास की अच्छी जानकारी थी। दादू ने मुझे देखकर कहा, तुझे फिर से जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी, अब तूने उस आत्मा को गुस्सा दिला दिया है। मैंने दादू से पूछा,
लेकिन ये आत्मा कौन है और वो झोपड़ी वहां क्यों है? दादू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। उस झोपड़ी में कभी एक जमींदार रहता था, गंगेश्वर बाबू। वो बहुत लालची और क्रूर इंसान था। गांव वालों के साथ वो जानवरों से भी बुरा व्यवहार करता था। उसने अपनी हवेली से भागकर उस जंगल में शरण ली थी। मैंने पूछा, लेकिन उसे मारा क्यों गया? दादू ने कहा, गांव वालों ने उसे जलते हुए जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उसने एक लड़की की हत्या कर दी थी। उसकी चीखें अब भी उस जंगल में गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस झोपड़ी में रहती है। दादू की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और डर भी। मैंने तय कर लिया कि मैं इस डर से भागने की बजाय इसका सामना करूंगा। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें फिर से उस झोपड़ी में जाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये परछाई हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। अमन ने मेरी बात मान ली। विजय अब इतना कमजोर था कि वो साथ नहीं आ सकता था। राहुल बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मना लिया। हमने तय किया कि इस बार हम रात में नहीं बल्कि दिन में झोपड़ी तक जाएंगे। अगले दिन दोपहर को हम तीनों झोपड़ी की ओर बढ़े। जंगल का रास्ता दिन में थोड़ा कम डरावना लग रहा था, लेकिन माहौल अब भी भारी था। जब हम झोपड़ी पहुंचे तो मैंने ध्यान दिया कि झोपड़ी की दीवारों पर अजीब निशान और गहरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। हमने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर की गंध अब और भी बदतर थी। तभी अमन ने फर्श पर कुछ देखा, एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट। लॉकेट को उठाते ही झोपड़ी के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। लालटेन की रोशनी झपकने लगी और अचानक हमें गंगेश्वर बाबू की आत्मा का भयानक रूप दिखा। उस आत्मा की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। उसने हमें हमारे डर दिखाने शुरू कर दिए। अमन को उसकी बहन की चीख सुनाई दी। राहुल ने अपनी मां को रोते हुए देखा और मैंने अपने छोटे भाई को खून से लथपथ देखा। हम सब चीखने लगे, लेकिन तभी अमन ने हिम्मत करके चिल्लाया, तू जो भी है हमें छोड़ दे, तुझे जो चाहिए हम वो देंगे। अमन की आवाज सुनकर आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और हमने मौके का फायदा उठाकर झोपड़ी से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हम झोपड़ी के बाहर आए, हमें एहसास हुआ कि जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। हम जितना भागने की कोशिश करते उतना ही फंसते जा रहे थे। तभी मुझे पीछे से गंगेश्वर बाबू की आत्मा की हंसी सुनाई दी। वो कह रहा था, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, तुम सब मेरी दुनिया के हिस्से बनोगे। झोपड़ी से बाहर निकलने के बाद भी हमें एहसास हुआ कि हम अभी भी गंगेश्वर बाबू की माया के जाल में फंसे हुए हैं। जंगल का हर रास्ता बंद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। हर तरफ एक अजीब सी सिहरन, ठंडी हवा और कानों में गूंजती हुई गंगेश्वर बाबू की हंसी। हम तीनों जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी बूढ़े के कराहने की। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल अब हमारी जिंदगी को निगलने वाला है। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यह सब मेरी गलती है, मुझे उस रात झोपड़ी में नहीं जाना चाहिए था। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे बचा लो। अमन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपने डर के सामने पूरी तरह हार चुका था। तभी हमारे सामने अचानक एक औरत की परछाई उभरी। उसका शरीर अधजला हुआ था और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मैं और राहुल वहीं जम गए, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाते हुए पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस परछाई को दूर भगाने की कोशिश की। वो चिल्लाया, तुम हमें नहीं डरा सकती, हम तुम्हारा सामना करेंगे। औरत की परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी हमारे चारों तरफ गूंजने लगी। जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे गंगेश्वर बाबू की आत्मा प्रकट हुई। उसकी सफेद आंखें, जलता हुआ शरीर और हाथ में खून से सना हुआ दांव, किसानी का हथियार देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीखा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने दादू की दी हुई एक माला अपने गले से निकाली और गंगेश्वर बाबू की तरफ फेंकी, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दांव से राहुल की तरफ झपट्टा मारा और राहुल के पैर पर गहरी चोट लगी। वो दर्द से कराहने लगा। अमन ने मुझे खींचकर पेड़ के पीछे छिपा लिया
और फुसफुसाकर कहा, हमें उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी मुझे दादू की बात याद आई। आत्मा को उसकी सबसे बड़ी गलती का सामना करवाओ। मैंने हिम्मत जुटाकर गंगेश्वर बाबू की आत्मा को चीख कर कहा, तूने गांव की लड़की की हत्या की थी, उसकी आत्मा अब भी तुझे माफ नहीं करेगी। ये सुनते ही गंगेश्वर बाबू कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण दिखने लगा। हमने इस मौके का फायदा उठाया और जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन गंगेश्वर बाबू फिर से हमारे पीछे आ गया। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अमन ने पास पड़ी एक पत्थर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, बस कर गंगेश्वर, अब तेरा समय खत्म हो गया है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की की आत्मा खड़ी थी जिसे गंगेश्वर बाबू ने मारा था। वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने गंगेश्वर बाबू की आत्मा को रोका और कहा, तूने मुझे जलाकर मार दिया था, अब तुझे भी उसी आग में जलना होगा। गंगेश्वर बाबू की आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन लड़की की आत्मा ने उसे आग की लपटों में समा लिया। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। रास्ते फिर से साफ हो गए। हम तीनों किसी तरह गांव वापस पहुंचे, लेकिन राहुल की हालत बहुत खराब थी। उसकी चोट गहरी थी और वो कुछ ही दिनों में चल बसा। अमन और मैंने गांव वालों को सब कुछ बताया। दादू ने हमें समझाया कि गंगेश्वर बाबू की आत्मा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो फिर से लौट सकता है अगर कोई उसकी झोपड़ी के पास गया। हमने झोपड़ी के पास एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा था, यहां जाना मना है, यह जगह शापित है। लेकिन क्या यह सच में अंत था? मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार रात में मुझे अब भी वो जलती हुई आंखें दिखती हैं। राहुल की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। उसकी अंतिम विदाई में हर कोई यही कह रहा था कि उसकी जान जंगल के श्राप के कारण गई। मैं और अमन इस हादसे के बाद भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर का डर खत्म नहीं हुआ था। राहुल की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कई बार किसी के चीखने की आवाज भी आती थी। गांव वाले अब उस जंगल के पास जाने से पूरी तरह डरने लगे थे। एक रात मैं और अमन गांव के चौकीदार के साथ उसके घर बैठे थे। हम तीनों यही सोच रहे थे कि गंगेश्वर बाबू की आत्मा अब भी गांव में कैसे सक्रिय हो सकती है, जबकि लड़की की आत्मा ने उसे खत्म कर दिया था। तभी चौकीदार ने कहा, मैंने उस रात कुछ और देखा था। वो लड़की की आत्मा जिसने गंगेश्वर को आग में जलाया, उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब था। वो पूरी तरह शांत नहीं लग रही थी। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या यह संभव था कि वो आत्मा भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई? उस रात गांव में एक और हादसा हुआ। एक किसान जो अपने खेत से देर रात लौट रहा था, लापता हो गया। अगले दिन उसका शव गांव के कुएं में मिला। उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव वाले अब और डरे हुए थे। दादू ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, इस गांव पर श्राप है, हमें एक बार फिर जंगल में जाकर उस झोपड़ी का सामना करना होगा। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। इस बार गांव के कुछ और लोगों ने हिम्मत दिखाई और मेरे, अमन और दादू के साथ जंगल जाने का फैसला किया। हम कुल मिलाकर 8 लोग थे। हमारे पास मशालें, हवन सामग्री और एक पुराना मंत्र लिखा हुआ कागज था जिसे दादू ने किसी पुजारी से मंगवाया था। जंगल में कदम रखते ही वही पुरानी सिहरन और डरावनी आवाजें लौट आईं। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ हमें घूर रहा हो। रास्ते फिर से भटकाने वाले थे, लेकिन इस बार हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे ताकि कोई खो न जाए। जब हम झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। झोपड़ी के चारों तरफ खून के धब्बे और राख बिखरी हुई थी। दादू ने झोपड़ी के अंदर जाते ही चिल्लाकर कहा, गंगेश्वर, हम यहाँ तुझे रोकने आए हैं। तूने गांव वालों की जिंदगी को नरक बना दिया है। अब तुझे अपनी करनी का फल भुगतना होगा। लेकिन झोपड़ी से कोई जवाब नहीं आया। अमन ने मशाल से झोपड़ी के कोने में रोशनी की तो हमें एक और भयानक सच पता चला। वहां सिर्फ गंगेश्वर की नहीं, बल्कि उस लड़की की भी आत्मा फंसी हुई थी। दोनों आत्माएं एक दूसरे से बंधी हुई थीं। गंगेश्वर की आत्मा जोर से हंसने लगी
तुम्हें लगा था कि मुझे खत्म करना इतना आसान है। मैं सिर्फ इस झोपड़ी में नहीं हूं, मैं अब हर उस इंसान में हूं जिसने मेरे श्राप की सीमा लांघी है। तुम सब मेरे साथ मरोगे। दादू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हम सब झोपड़ी के चारों तरफ खड़े होकर मंत्र दोहराने लगे। जैसे जैसे मंत्र पूरा होने लगा, झोपड़ी के अंदर आग लग गई। गंगेश्वर और उस लड़की की आत्मा जलने लगी। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब हमें होश आया तो हम झोपड़ी के पास अकेले थे। बाकी गांव वाले गायब हो चुके थे। अमन के चेहरे पर खौफ था। उसने मुझसे कहा, हमने एक भयानक गलती कर दी है। ये आत्माएं अब पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, वो हमारे साथ आई हैं। उस रात गांव लौटने के बाद मैं और अमन बुरी तरह बीमार पड़ गए। हर रात हमें वही झोपड़ी और गंगेश्वर बाबू की जलती हुई आंखें सपने में दिखती। कुछ हफ्तों बाद अमन भी चल बसा। गांव के लोग अब मुझसे दूर रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि मैं अगले शिकार के लिए चुना गया हूं। अगर आप कभी बिहार के उस गांव में जाएं तो उस झोपड़ी के पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है गंगेश्वर बाबू अब भी वहां आपका इंतजार कर रहे हों।